रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पुण्यतिथि है। देश और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिन्हें सुरों की कोकिला लता मंगेशकर का कोई भी गाना ना सुना हो। लता मंगेशकर ने अपने करियर में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे दोहरा पाना शायद किसी भी गायक और गायिका के लिए आसान हो। लता मंगेशकर ने अपने करियर में 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। आज लता मंगेशकर की दूसरी पुण्यतिथि है। आज के दिन उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि मां सरस्वती के अनन्य साधिका, अपने स्वरों से विश्व को अभिभूत करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपनी संगीत साधना से उन्होंने कला जगत को एक नई पहचान दिलाई। उनके सुर संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने के माध्यम बने हैं। आज ही के दिन 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया और 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। गांवों की तस्वीर बदलने के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट पेश करने के बाद सीएम ने प्रेस वार्ता कर ग्रामीणों के लिए अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। सीएम ने कहा कि हम मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 5 लाख तक ब्याज मुक्त कर देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध करने हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सीएम ने कहा कि वह यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हो रही है। 40 वर्ष बाद कोई प्राधिकरण स्थापित होगा। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए बजट में स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की समृद्धि पर हमने लगातार फोकस किया है। प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि पर हम लोगों ने निरंतर फोकस किया है। ये सभी सेक्टर हैं जिन पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और इस बजट में कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनमें से कि 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई परियोजनाएं भी हम आज इसके साथ जो इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक नई योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें अपने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन नए उद्यमियों को प्रदेश के अंदर सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सीमा हम 5 लाख रुपए तक की ब्याज यानी 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर करने जा रहे हैं। उसमें ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश में रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना यह वाराणसी में करने और 2 मेगा राजकीय आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई के उन्नयन का प्रस्ताव भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की कार्रवाई भी प्रदेश में है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना और आंगनबाड़ी के उन्नयन की, जो लगभग 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जीडीपी में भागीदारी के मामले में तीसरे पायदान पर था। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने तेजी से प्रगति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते 7 वर्ष में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। कानून व्यवस्था,
कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश को करीब 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बैंकों का ऋण जमा अनुपात 42-43% से बढ़कर 56% हो चुका है। प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी है। 96 लाख MSME इकाइयां स्थापित हुई हैं। ये उपलब्धि सीएम योगी के उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के साथ ही 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में मददगार होगी। 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था। आज यह बढ़कर के 56% हो गया है। यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है और यूपी का नौजवान, यूपी का व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगले 5 साल का लक्ष्य यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका होती है और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वो आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे तब आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज करने जा रही है और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। अब इसी का परिणाम है टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। लखनऊ में हाल ही में हुए किसान मेले में सीएम योगी ने कहा कि मेरा यह मानना है कि यदि किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। इसके लिए योजनाएं भी तैयार की गई। इन योजनाओं के साथ जब वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो किसानों की आमदनी का लक्ष्य और पीएम के विजन को कामयाब करने में कोई कठिनाई आगे भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय तक संसद में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठता था। किसान आत्महत्या इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें आर्थिक और तकनीकी तौर पर कोई मदद नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज दौर बदल चुका है। वैज्ञानिकों की मदद की वजह से फसलों की गुणवत्ता तो अच्छी हो ही रही है, किसानों की आय भी बढ़ रही है। प्रदेश में एग्रीकल्चर तथा आयुष से जुड़े हुए कई संस्थान हैं, विज्ञान केंद्र हैं। मेरा ये मानना है किसान अगर खुशहाल होगा प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं।
इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूहों को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और मेरा मानना है औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपये में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी, या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लेबोरेटरीज के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यह सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। सहारनपुर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। बाप बेटे के बीच पहले से ही चल रहे संपत्ति विवाद से बड़े बेटे ने अपने पिता को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के दूसरे बेटे की तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना क्षेत्र नानोता क्षेत्र के गांव गुडम्ब में पहले से ही चल रहे संपत्ति विवाद में बड़े बेटे हुक्म ने अपने पिता रूपचंद को डंडे से मारकर घायल कर दिया, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मृतक के आरोपी बड़े बेटे हुक्म सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि में थाना ननौता में एक पुत्र ने पिता को डंडा मारकर उनको घायल कर दिया, जिसके बाद मृत्यु हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची सूचना पर, तो जानकारी में आया कि पिता के 3 पुत्र थे और तीनों में संपत्ति का विवाद था। कल रात्रि में जो बड़ा पुत्र है उनके साथ पिता का झगड़ा हुआ और इसी दौरान कहासुनी में पुत्र ने पिता के सर पर डंडा मारा, जिनकी की बाद में मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने अन्य पुत्र के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और तस्मदीद गवाहों और एफआईआर के आधार पर जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्यवाही है, अग्रिम कार्यवाही इसमें की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।